Hello children, Ravi Sai here. Welcome back to the second session of Literary Heritage of India, the fourth unit, the fourth chapter in the history section of your social science textbook for class 10. Dear children, in the previous session, we discussed the development of language and literature. इस टॉपिक में हमने देखा कि इस पूरी दुनिया में कि लैंग्वेजेस की शुरुआत कैसे हुई, राइट? कैसे सिंबल्स में से स्क्रिप्ट बनी, स्क्रिप्ट में से लैंग्वेजेस बनी, राइट? और लैंग्वेजेस में से लिटरेचर बना, राइट? ये टॉपिक हमने डिस्कस किया. आज के टॉपिक में जो है एंशियंट इंडियन लिटरेचर, राइट? प्राचीन भारत का लिटरेचर, राइट? प्राचीन भारत का लिटरेचर, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक लिटरेचर, यानी सबसे पुराना मोस्ट एंशियंट लिटरेचर ऑफ इंडिया, दैट इज वैदिक लिटरेचर. देन कम्स ब्राह्मणिकल लिटरेचर, देन आरण्यकास, देन उपनिषदिक लिटरेचर, उसके बाद वेदांग लिटरेचर, एपिक्स इन संस्कृत लिटरेचर, देन संस्कृत लिटरेचर ऑफ गुप्ता पीरियड, देन बुद्धिस्ट लिटरेचर, गुजराती लिटरेचर एंड देन तमिल लिटरेचर. बच्चों, आप शायद ये सोच रहे होंगे कि रवि सर लिस्ट तो बड़ी लंबी गिनवा दी आपने. ओके, लेकिन बच्चों टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है और आसान है. ओके, एंड वाई हियर व्हेन आई एम हियर, ओके, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू एवरी टॉपिक विद द अटमोस्ट इंटरेस्ट, राइट? सो पहले टॉपिक में बच्चों अभी हम इस सेशन में, ओके, इस सेशन में हम इतने टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, यानी वैदिक लिटरेचर, ब्राह्मणिकल लिटरेचर, आरण्यकास, उपनिषदिक लिटरेचर, उसके बाद वेदांग लिटरेचर, राइट? शुरुआत अभी हम कर रहे हैं वैदिक लिटरेचर से, राइट? अब आप कहोगे कि सर ये व्हाट इज नाउ वैदिक लिटरेचर. तो बच्चों वैदिक लिटरेचर मीन्स पहले तो वैदिक जो वर्ड है वो आया है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वेदा, राइट? वेदास. एंड नाउ व्हाट इज वेदा? वेदा मीन्स नॉलेज. ओके, कि वेदा मीन्स नॉलेज, वेद मीन्स नॉलेज. द मोस्ट एंशियंट इंडियन लिटरेचर, जैसे मैंने कहा बच्चों कि भारत का सबसे प्राचीन लिटरेचर डेट्स बैक टू वैदिक लिटरेचर. अगर हमारे इंडिया का, भारत का जो प्राचीन से प्राचीन मोस्ट एंशियंट लिटरेचर की अगर हम बात करें तो मोस्ट एंशियंट लिटरेचर किसे कहा जाता है? वैदिक लिटरेचर को कहा जाता है. अब बच्चों वैदिक लिटरेचर इंक्लूड्स 4 मेन वेदास, उसमें 4 वेदास का समावेश होता है. फर्स्ट वन ऋग्वेदा, सेकंड सामवेदा, थर्ड यजुर्वेदा और फोर्थ अथर्ववेदा, राइट? ऋग्वेदा, सामवेद, ओके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, राइट? पहले हम समझते हैं ऋग्वेद. ओके, तो डियर, ऋग्वेद इज द मोस्ट एंशियंट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर. अगर आपसे ये एक मार्क के लिए सवाल पूछा जाए कि भारत की सबसे पुरानी किताब कौन सी है? यस, सबसे पहली किताब जिसे हम कह सकते हैं तो वो है ऋग्वेद, right dear? Now this Rigved, it is divided into
10 डिविजन्स, 10 भागों में इसे बांटा गया है। एंड इट इंक्लूड्स 1028 वर्सेस। इसमें कितने वर्सेस का समावेश है? 1028 वर्सेस का समावेश है। राइट, आपको ये पूछा जाएगा। पहला सवाल तो यही पूछा जाएगा कि विच इज द मोस्ट एंशिएंट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर, तो आपको जवाब देना है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा को कितने भागों में बांटा गया है? 10 डिविजन्स में। टोटल कितने वर्सेस है, श्लोकास है उसमें? 1028। राइट, ओके। अब ये जो 1028 वर्सेस है, श्लोकास हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ द वर्सेस आर प्रेयर्स टू गॉड। अब ये श्लोक में क्या लिखे हैं? ये इन सारे श्लोकों में गॉड के लिए प्रेयर्स, प्रार्थनाएं की गई हैं, यूज्ड ड्यूरिंग द यज्ञास। जो यज्ञ किए जाते थे उनमें जो श्लोक बोले जाते हैं, ओके, वो क्या है? दे आर द प्रेयर्स टू गॉड, भगवान को, ईश्वर को, ओके, की गई ये प्रार्थनाएं हैं, ये सारी वर्सेस। Among them the verses addressed to Usha, Usha यानी the goddess of dawn, are more fascinating. सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कौन सी है? कौन से वर्सेस है? द वर्सेस एड्रेस टू उषा, द गॉडेस ऑफ डॉन। राइट, ओके, आगे बढ़े। ऋग्वेदा डिस्क्राइब्स the political, social and religious matters of the Aryans who lived in the Sapta Sindhu region. ऋग्वेदा में खास तौर पर जो आर्यंस थे, सप्त सिंधु रीजन में रहने वाले जो आर्यंस थे, राइट, सप्त सिंधु रीजन में रहने वाले आर्यंस। अब ये आप कहोगे कि सर ये सप्त सिंधु रीजन यानी कौन सा रीजन? तो बच्चों, जो पंजाब है ना, पंजाब, जो पंजाब हमारे देश में है, भारत में है, जो ओके, जिसे ईस्ट पंजाब कहा जाता है, और वेस्ट पंजाब जो पाकिस्तान में है, जहां सिंधु रिवर पास होती है, वो सिंधु रीजन। राइट, तो सप्त सिंधु रीजन, ये उसमें रहने वाले जो आर्यंस थे बच्चों, तो उनकी पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स को दर्शाता है। राइट, उनकी पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस मैटर्स को डिस्क्राइब करता है ऋग्वेदा। राइट, अब आता है सामवेद पर। ओके, तो सामवेद डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ रेसिटेशन ऑफ द वर्सेस। ओके, सामवेद डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ रेसिटेशन ऑफ द वर्सेस, कि अब ऋग्वेदा में जो वर्सेस दिए गए हैं 1028, उनको कैसे गाया जाता है। प्रोसेस ऑफ रेसिटेशन, कैसे गाया जाना चाहिए, कैसे बोला जाना चाहिए, रिसाइट करना चाहिए, उनका उच्चार कैसा होना चाहिए, ये कौन सा वेद बताता है? सामवेद बताता है। और इसीलिए हैंस इट इज नोन एज द गंगोत्री ऑफ म्यूजिक। सामवेद को गंगोत्री ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है, क्योंकि ये संगीत से रिलेटेड है ना, साउंड से रिलेटेड है, रेसिटेशन से रिलेटेड है। राइट, आपको एक मार्क के लिए सवाल पूछा जाएगा कि विच वेदा इज ऑल्सो नोन एज द गंगोत्री ऑफ म्यूजिक, या तो ये पूछा जाएगा कि सामवेद को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो आपको जवाब होना चाहिए गंगोत्री ऑफ म्यूजिक। राइट, उसके बाद आता है यजुर्वेद। राइट, यजुर्वेद, यजु, ओके, यज, ओके, ये जो वर्ड है बच्चों, इट मीन्स यज्ञ। राइट, it is related to yagnas. That's why Yajurveda is called the Veda of Yagnas. Right? ये यज्ञों के रिलेटेड ये वेद है। इट इज कंपोज्ड इन 2 फॉर्म्स, ये 2 फॉर्म्स में है, पोएट्री में भी है और प्रोज में भी।
बच्चों देखा जाए तो एंशियंट टाइम्स से जो भी वर्क ऑफ लिटरेचर कंपोज किए जाते थे, लिखे जाते थे, वो खास तौर पर पोएट्री में ही होते थे। लेकिन ये यजुर्वेद है वो प्रोज में भी है। इट डिस्क्राइब्स द हिम्स, श्लोकास recited during the yagnas and other religious practices and rituals। यानी यज्ञ कार्य जो होते हैं उसमें जो मंत्र बोले जाते हैं, हिम्स, प्रेयर्स बोली जाती हैं, तो कैसे बोली जाती है ये डिस्क्राइब करते हैं। राइट? कौन सा? यजुर्वेद। आखिर में है फोर्थ वेदा, दैट इज अथर्ववेद। नाउ अथर्ववेद डिस्क्राइब्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिचुअल्स एंड संस्कारास। राइट? कि जीवन में जितने भी हम संस्कार, 16 संस्कार कहते हैं बच्चों, यू नो, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, तो ये सारे संस्कार, उनकी सारी विधियां ये अथर्ववेद में डिस्क्राइब की गई है। राइट डियर? सो डियर, इट वॉज व्हाट की वैदिक लिटरेचर। राइट? ये था वैदिक लिटरेचर। अब हम आते हैं ब्राह्मणिकल लिटरेचर, आरण्यकास, उपनिषद और वेदांग लिटरेचर पर। राइट? अब ब्राह्मणिकल लिटरेचर बच्चों किसे कहते हैं? तो ब्राह्मणिकल लिटरेचर, यू नो, आफ्टर वेदास, वेदों के बाद मैनी ब्राह्मणिकल एपिक्स वर कंपोज्ड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर। कि वेदों के बाद वेद, 4 वेद वो तो लिख दिए गए, लेकिन उनको समझाने के लिए, इन चारों वेदों को समझाते हुए ब्राह्मणिकल लिटरेचर की रचना हुई। राइट? उनमें एपिक्स लिखे गए थे। एपिक्स यानी अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, ओके, अ वेरी लॉन्ग स्टोरी इन पोएटिक फॉर्म। जैसे मैंने कहा ना बच्चों कि एंशियंट टाइम्स में पोएटिक स्टाइल में ही सारी कंपोजिशन की जाती थी। ओके, स्टोरीज भी है, पोएटिक फॉर्म में लिखी जाती थी। तो आफ्टर वेदास ब्राह्मणिकल एपिक्स वर कंपोज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर। राइट? वैदिक लिटरेचर यानी चारों वेदों को समझने के लिए डिटेल में समझाते हुए, ओके, सिंप्लीफाइड करके ये ब्राह्मणिकल एपिक्स लिखे गए थे। It describes the directive principles regarding the behavior of man। यानी इंसान को अपने जीवन में कैसा बर्ताव करना चाहिए, उसका बर्ताव कैसा होना चाहिए, कैसे रूल्स फॉलो करने चाहिए, कैसे, यू नो, कैसे जीना चाहिए, इसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यहाँ पर दर्शाए गए हैं। किसमें? ब्राह्मणिकल लिटरेचर में। राइट? अब आगे हैं आरण्यकास। अब ब्राह्मणिकल लिटरेचर एंड आरण्यकास, दे आर ओके linked up with each other। For example, the appendix of Brahminical literature are known as Aranyakas। Appendix आप कहोगे किसे? Appendix यानी क्या? तो बच्चों आप जैसे आंसर शीट लिखते हो ना एग्जाम में, मेन आंसर शीट, अब सभी तो उसमें आप नहीं लिख सकते, है ना, पेजेस कम पड़ जाते हैं, तो आप क्या करते हो? सप्लीमेंट्री लेते हो ना। राइट? तो ये सप्लीमेंट है बच्चों। ब्राह्मणिकल लिटरेचर को समझाते हुए जो एडिशनल, जो ब्राह्मणिकल लिटरेचर कंपोज हुआ था, उसे आरण्यकास कहा गया। राइट? अपेंडिक्स ऑफ ब्राह्मणिकल लिटरेचर वाज नोन एज आरण्यकास। अब इसे आरण्यकास ही क्यों कहा गया और कोई नाम क्यों नहीं दिया गया? तो बच्चों ये इसलिए क्योंकि आर्यंस यूज्ड टू स्पेंड देयर लास्ट फेज ऑफ लाइफ इन द आश्रमास बिल्ट इन अरण्य। अरण्य मीन्स फॉरेस्ट। अब ये तो आप जानते ही हो बच्चों कि आर्यंस के पूरी जिंदगी
उन्होंने आर्यंस ने अपनी पूरी जिंदगी को 4 भागों में बांट दिया था, राइट, इन 4 सेगमेंट्स दे यूज्ड टू लिव देयर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, ईयर 1 to 25 आप कह सकते हो कि ब्रह्मचर्याश्रम, राइट, इसे ब्रह्मचर्याश्रम कहते थे, जिसमें वे गुरुकुल में जाकर, राइट, 6 साल की उम्र में गुरुकुल में जाते थे और 25 साल की उम्र तक वो वहाँ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ वहाँ डेवलप करते थे, राइट, पढ़ाई करते थे, राइट. उसके बाद 26 से लेकर 50 तक दैट वाज गृहस्थाश्रम. ओके, गृहस्थाश्रम में कि उनको ऑप्शंस दिए जाते थे. ये 25 साल की उम्र के बाद उनको 2 ऑप्शंस दिए जाते थे, या तो ब्रह्मचर्याश्रम कंटिन्यू करो, या तो यानी सन्यासी बन जाओ, या तो शादी कर लो, राइट. 50 की उम्र तक गृहस्थाश्रम में जीते थे वे, राइट, कि शादी ब्याह करके बाल बच्चे, दिस एंड दैट, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज. उसके बाद है 51 से लेकर 75 तक, राइट, कि वे थे कि आप कह सकते हो कि संन्यासाश्रम, ओके, कि घर में ही रहते थे, लेकिन घर की जवाबदारी या जिम्मेदारी है, उनके राइट्स है, सभी छोड़ देते थे सन्यासी बनकर, ओके, कि गॉड को प्रेयर करते रहते थे, राइट, मेडिटेशन करते रहते थे, घर के कामों में दखल नहीं देते थे, राइट. उसके बाद है बच्चों आफ्टर 76 टू ऑन, ओके, 100 या तो 150. In those days, dear, life expectancy was more than 100. 100 से ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी तब हुआ करती थी, राइट. नेचुरल एनवायरमेंट था, राइट ना. तो उसे वानप्रस्थाश्रम कहते थे, वानप्रस्थाश्रम, ओके. वान यानी वन यानी अरण्य यानी फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट में जाने का, फॉरेस्ट में प्रस्थान करने का वो वक्त हो जाता था. यानी वैसे भी 51 से 75 तक सन्यासी तो बन ही गए थे घर में बैठे, राइट. अब 76 से लेकर आगे तक पूरी जिंदगी, मृत्यु तक वे अपना बाकी का जीवन फॉरेस्ट में गुजारते थे, राइट. और फॉरेस्ट में कैसे गुजारते थे बच्चों? वहां आश्रम बने होते थे, इनके लिए आश्रम बने हुए होते थे, where they used to spend the last phase of their life in the ashramas built in aranya, forest में. और यहां बैठकर बच्चों पहले से ही सन्यासी हो गए हैं, फिलोसॉफिकल थिंकिंग उनकी डेवलप हो चुकी है, और इसीलिए हियर द कंपोज्ड लिटरेचर बेस्ड ऑन फिलोसॉफी which was the result of their deep thinking. यानी यहां आश्रमों में बैठकर जिंदगी के बारे में, लाइफ, गॉड, दिस एंड दैट, ऑल दिस थिंग्स दे यूज्ड टू थिंक फिलोसॉफिकली, और जो कुछ सोचते थे वो लिखते भी जाते थे, है ना, लिखते जाते थे. और ऐसा लिटरेचर, देयरफॉर दिस लिटरेचर वाज नोन एज आरण्यकास. आरण्यकास उसका नाम पड़ा. क्यों नाम पड़ा? क्योंकि वे कहाँ लिखे गए थे? अरण्य में लिखे गए थे, फॉरेस्ट में लिखा गया था वो लिटरेचर, इसलिए उसे आरण्यकास कहा गया था, राइट. उसके बाद आता है बच्चों उपनिषदिक लिटरेचर, राइट. The Upanishads provide a vivid description and analysis of the beginning of the universe, right? कि उपनिषद में क्या क्या लिखा गया है, तो बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स कैसे हुई, मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ,
मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डिफरेंस, ये सारी बातें समझाई गई है। राइट बच्चों, आपने स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा। राइट ओके, जिनकी अभी अभी रिसेंटली डेथ हो गई। अब उन्होंने पूरी लाइफ के लास्ट फेज में उनको यही खोजना था कि इस दुनिया की शुरुआत कैसे हुई बच्चों। ये इतनी सारी गैलेक्सीज है, यूनिवर्स है, दिस अर्थ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि आप कहोगे कि सर वो तो बड़ा आसान है, सन से कोई कॉमेट टकराया होगा और उससे अर्थ, नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं बच्चों। ये सन कैसे बना, ये पूरी गैलेक्सी कैसे बनी, ये पूरी यूनिवर्स कैसे बना, तो वो खोजना चाहते थे स्टीफन हॉकिंस, बट ही कुड नॉट फाइंड इट। राइट, ही वांटेड टू फाइंड आउट द गॉड्स पार्टिकल। गॉड्स पार्टिकल, ऐसा तो कोई पार्टिकल होगा ना कि जिससे ये पूरी दुनिया की पूरी यूनिवर्स की रचना हुई, वो कौन सा पार्टिकल था। तो इन सारे सवालों के जवाब तो ऑलरेडी हमारे भारत के उपनिषद में दिए गए हैं बच्चों। विविड डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, ये सारा बताया गया है। उसके अलावा मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, कि हमारी जो लाइफ है उसके बाद उसकी मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है। राइट, सारे सवालों के जवाब इसमें हैं। उसके बाद मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो हम जीवन जी रहे हैं ना बच्चों। राइट, ये फिजिकल वर्ल्ड है। तो फिजिकल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोथ आर डिफरेंट। तो दोनों का डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन यहां दिया गया है, किसमें, उपनिषदिक लिटरेचर में। राइट, अब एमंग देम द अर्लीस्ट उपनिषद्स आर इन डायलॉग फॉर्म। जो शुरुआत के जो उपनिषद लिखे गए थे वे डायलॉग फॉर्म में लिखे गए थे। दे आर 108 इन ऑल। राइट, कि पूरे कितने डायलॉग्स, कितने डायलॉग्स हैं, 108 डायलॉग्स उसमें लिखे गए हैं। ये कैसे साबित होता है, एज मेंशन इन द मुक्तिको उपनिषद। ये मुक्तिको उपनिषद में ये कहा गया है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बच्चों, ये जो हमारा सत्यमेव जयते जो वर्ड है बच्चों, ये भी मुक्तिको उपनिषद उसमें से लिया गया है। आगे बढ़े, वेदांग लिटरेचर। राइट, Vedanta literature deals with the religious practices and rituals, grammar, astronomy and astrology. Right? ये जो वेदांत लिटरेचर है बच्चों, ये किसके बारे में है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में है, रिचुअल्स के बारे में, ग्रामर के बारे में, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में है। सो ये थे हमारे प्राचीन एंशंट इंडियन लिटरेचर के कुछ हिस्से। राइट, कि जिसमें हमने कि देखा कि ये सारे पार्ट्स थे। राइट, ये आगे के सेशन में बच्चों हम आगे बढ़कर दूसरे जो टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कह लीजिए कि एपिक्स इन संस्कृत लिटरेचर हम स्टडी करने वाले हैं। राइट डियर, टिल देन विश ऑल द वेरी बेस्ट विथ टुडेज लर्निंग। बाय।